Hello dear students, welcome to the third session of economics. आपने मेरे साथ इकोनॉमिक्स के दो सेशन फिनिश कर लिए हैं. इन दोज टू सेशंस वी हैव कवर्ड बार्टर सिस्टम क्या होता है. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड बार्टर सिस्टम में क्या लिमिटेशंस होती हैं. आफ्टर दैट हमने इससे पहले वाले सेशन में ये डिस्कस किया था व्हाट इज मनी एंड व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ मनी. उसके साथ साथ हमने इवोल्यूशन ऑफ मनी भी कवर कर लिया है. नाउ एज द नेम ऑफ चैप्टर सिग्निफाइज, जैसे चैप्टर का नाम ही लिखा हुआ है मनी एंड इन्फ्लेशन. मनी एंड इन्फ्लेशन. तो अब हमारा इस चैप्टर का मनी पोर्शन खत्म हो गया है. नाउ वी आर मूविंग टू द पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन. ऑल ऑफ यू, इन्फ्लेशन के टॉपिक में हम पहले इन्फ्लेशन का मीनिंग, फिर इन्फ्लेशन के डेफिनेशंस एंड मीनिंग डेफिनेशन कवर करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस का टॉपिक करने वाले हैं. सो आई एम गिविंग अ सेशन प्लान. आज हम मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक का एक पोर्शन खत्म करेंगे और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम ये पूरा आंसर फिर से रिवाइज करके रिमेनिंग पार्ट ऑफ कॉजेस कवर कर लेंगे. लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन 3, डिफाइन इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, आप ये देख पा रहे हैं. डिफाइन इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. अब जब मैं बोल रहा हूं डिफाइन इन्फ्लेशन, हाउ शैल वी डिफाइन इट. तो इकोनॉमिक्स के एंगल से डिफ्लेशन बाद में आता है, इन्फ्लेशन का मीनिंग पे बाद में आते हैं. रेगुलर मीनिंग में इन्फ्लेशन क्या होता है. व्हेन आई यूज द वर्ड इन्फ्लेशन, आपके मन में क्या आ रहा है. हमने बिल्कुल पहले इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी ये बात किया था. इन्फ्लेशन वर्ड सुन के हमें महंगाई याद आ रही है. महंगाई क्या होती है. तो महंगाई, जैसे मैं ना आपको एक मस्त चीज़ समझाऊंगा, ये लॉजिक शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा. समझिए, मैं आपसे कोई एक मेरी चीज़ का, से मैं एक गारमेंट सेलर हूँ, मैं आपसे एक मेरी शर्ट का 1000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ. एक शर्ट पीस आप मेरे से शर्ट ले रहे रेडीमेड, मैं आपसे 1000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ. अब आपने कहा यार इससे थोड़ा अच्छा क्वालिटी चाहिए. सो समझिए, आप मेरे यहाँ आए, मैं आपको बताया कि देखो ना, ये अभी पहले जो 1000 में देता था अब वो 1100 का है, क्योंकि ना इसमें मैंने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, इसका कॉलर क्वालिटी बेटर है, इसके बटन ज़्यादा बेटर हैं. तो अब आप ऐसा कहेंगे, क्या यार तुम तो बहुत महंगाई बढ़ाए जा रहे हो, कल तक 1000 रुपये की शर्ट देते थे अब 1100 की देते हो, महंगा हो गया शर्ट. नो, यू आर टेकिंग इट रॉन्ग. ये इन्फ्लेशन नहीं है. कोई चीज़ का क्वालिटी सुधर रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, उसका परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है. सर जैसे कोई भी एक आईफोन आता है तो आईफोन के बाद के नेक्स्ट सीरीज आते जाते हैं, लाइक 1, 2, 3 एंड दैट वे. तो अब जो नया आईफोन आता है, जब उसका वैल्यू बढ़ता है, उसका प्राइस बढ़ता है, तो इट इज़ ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ब्रांड इमेज ऑफ आईफोन, जिसकी वजह से वो पैसा बढ़ता है. सेकेंड, ऑब्वियसली हर आईफोन पुराने आईफोन से ज़्यादा बेहतर होता है, उसमें कुछ जैसे फीचर्स एडेड होते हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादा पैसे पे कर रहे होते हैं. दिस इज नॉट इन्फ्लेशन. आई रिपीट, दिस इज नॉट इन्फ्लेशन. अब हम इसका गुजराती वर्ड जब डिस्कस करेंगे तो हम कुछ ज़्यादा अच्छा समझ जाएंगे. इन्फ्लेशन को गुजराती में फुगावो कहते हैं. सर फुगावो, फुग्गे जैसा लग रहा है, बलून. बलून क्या होता है. बलून एक ऐसी चीज होती है जिसमें एयर फिल करके उसको बड़ा किया जाता है. अब उसके अंदर कुछ होता नहीं है, वो एयर की वजह से वो बलून बढ़ा जा रहा है विदाउट एनी रीजन. वो बर्स्ट भी हो सकता है, वो बढ़ सकता है. तो पता है गुजराती में जब इन्फ्लेशन को ट्रांसलेट करके फुगावो कहा गया तो उसके पीछे भी ये लॉजिक है. भाव बढ़े जा रहे हैं विदाउट एनी रीजन, रेट बढ़े जा रहे हैं विदाउट एनी इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, रेट बढ़े जा रहे हैं विदाउट एनी चेंज इन क्वांटिटी. तो जब बिना कोई चेंज इन क्वांटिटी क्वालिटी के भी रेट चीज के बढ़े जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. अब ऑर्डिनरी लैंग्वेज में मैं आपको कहूं सर इन्फ्लेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे हाँ सर इन्फ्लेशन यानी महंगाई होती है जब कोई चीज के रेट बढ़ते हैं बिना कोई रीजन के, तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं. यस, यू आर राइट. लेकिन जब आप कह रहे हो ना किसी चीज के लिए, तो बेटा वो उस टर्म में उस चीज के लिए तो जरूर महंगाई है. से गोल्ड का रेट 30 की जगह 40,000 हो गया. यस, ये महंगाई है. पेट्रोल 60 की जगह 70 का पर लीटर हो गया. हाँ, ये महंगाई है. बट इकोनॉमिक्स में जब हम वर्ड बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन, तो यहां इन्फ्लेशन
एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम कब होता है पता है? जब इन्फ्लेशन 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, सब चीज़ों में इन्फ्लेशन आ जाए, सब चीज़ों के रेट बढ़ जाए, तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। सो इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज प्राइस राइज इन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट हैविंग एनी इंप्रूवमेंट इन क्वांटिटी क्वालिटी। अब ये तो मैंने बता दिया, ये नीरू सर का डेफिनेशन है, मैं ये मेरा डेफिनेशन बता दिया। अब हम पैम्पलेट रेफर करते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं और पढ़ते हैं। इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाए तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर से रीड कर रहा हूं, इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब कोई चीजों के रेट बढ़ जाते हैं तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड मॉनेटरी फिनोमेना। मॉनेटरी फिनोमेना यानी पैसे से जुड़ी हुई बात है, उसका पैसे के साथ रिलेशन है, वो एक इकोनॉमिक मैटर है। पैसा अपनी वैल्यू खोए जाए तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अ लेमैन, कॉमन मैन थिंक्स इंक्रीज इन प्राइस लेवल इज इन्फ्लेशन। जब भाव बढ़े तो वो इन्फ्लेशन है, बट वन कैन अंडरस्टैंड इट टेक्निकली एंड प्रॉपरली ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जब आप इसको इकोनॉमिक्स में टर्म्स में समझते हैं तो आप उसका प्रॉपर मीनिंग समझते हैं। यस सर, तो मैं समझ गया, कोई भी चीज़ के रेट बढ़े तो आम इंसान उसको इन्फ्लेशन कहता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में उसको इन्फ्लेशन नहीं कहते। अब आप इकोनॉमिक्स का समझाओगे। यस, आपने सही समझे। Definition: AP Lerner says, according to AP Lerner, situation of excess demand over supply of goods is called inflation. You know, AP Lerner ने जो definition दिया है, it is cause-based definition. You know, without change in quantity quality, भी किसी चीज़ का रेट कब बढ़ता है? आप सब प्राइस डिटर्मिनेशन का प्रोसेस जानते हैं। आप ये जानते हैं प्राइस इज दैट इक्विलिब्रियम प्राइस जिस पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होता है। हमने 11th स्टैंडर्ड सप्लाई के चैप्टर में प्राइस डिटर्मिनेशन का आंसर किया है। इन दैट वी आर डिस्कस वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल तो उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। अब आप गैस करिए, चलो स्टार्ट। अगर कोई चीज़ का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, सबके पास वो चीज़ अवेलेबल हो, बट गुड्स की इतनी डिमांड ना हो, क्या होगा? यस, आपने सही गैस किए। सर डिमांड ही नहीं होगी तो रेट कम करना पड़ेगा जैसे कस्टमर मिले, वरना कस्टमर कहाँ से मिलेंगे? हाँ चलो उल्टा गेस करो। उल्टा, जब कोई चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई ना हो, बाजार में चीज़ ना मिले और डिमांड बहुत ज़्यादा हो, तो क्या होता है? रेट बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली रेट इंक्रीज हो जाते हैं। रेट्स आर मोर व्हेन द डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस। तो आपने और हमने जो कॉमन सेंस से गैस किया है वही एपी लर्नर कह रहे हैं। एपी लर्नर सेज सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। रिपीट इट वंस। सिचुएशन ऑफ excess demand over supply of goods is called inflation. सर ये लर्न कर दूं? डन, अग्री। सेकेंड डेफिनेशन, प्रोफेसर J.M. Keynes says. सर J.M. Keynes कौन है? बेटा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं। J.M. Keynes is said to be the father of macroeconomics. Let us now refer the definition of J.M. Keynes. The definition of J.M. Keynes says real situation of inflation is created with the increase in money income beyond the level of full employment of factors of production. My all dear students, अगर आप ये डेफिनेशन को लॉजिकली समझ पाते हो और मेरे साथ इस डेफिनेशन को कवर करते हो, आई कैन अश्योर यू आप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग वाले बहुत लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल स्टूडेंट्स में से एक होंगे। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनके पास इस तरह की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने ऊपर क्या बोला? सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब कीन्स ने कुछ नहीं किया है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? आप ये समझ सकते हैं एक्सेस डिमांड कब होती है? एक्सेस डिमांड कब होगा? एक्सेस डिमांड कब होगा? तो उसका आंसर ये है, जब लोगों के पास बहुत पैसा हो और वो लोग पैसे खर्च करने के लिए बाजार में आ रहे हैं, मुझे भी चाहिए, 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 और वो गुड्स अवेलेबल ना हो। तो सर लोगों के पास पैसा कहाँ आएगा या कब आएगा? तो जब उनका मनी इनकम बढ़ जाए। तो देखो अभी केन्स क्या कहते हैं? द रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड व्हेन मनी इनकम इंक्रीजेस। रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड विद द इंक्रीज इन मनी इनकम। अब मैं ये
अज्यूम कर रहा हूँ कि हर वो स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं वो ये समझ चुका है कि इंक्रीज इन मनी इनकम से कोई भी चीज़ का डिमांड बढ़ता है। अब डिमांड तो बढ़ा क्योंकि मनी इनकम है, लोगों के पास पैसा है खर्च करने के लिए, लोग खर्च कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगा। अब डिमांड बढ़े लेकिन साथ में सप्लाई भी बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन नहीं आएगा। तो सप्लाई न बढ़ पाए वो दिन को क्या कहते हैं? सप्लाई इज मेड बाय मेकिंग प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन जो हमारे पास सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो वो ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड हो, यानी हमारे पास जितने वर्कर हैं, जितने लोग हैं जो काम कर सकते हैं वो सब फुल्ली एम्प्लॉयड हैं। अब मैं उनसे ज़्यादा काम नहीं करा सकता और मैं अब प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता। तो अब मैं क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता तो मैं सप्लाई भी नहीं बढ़ा सकता, तो लोगों की मनी इनकम बढ़ गई है, यानी डिमांड बढ़ रही है। मैं सप्लाई नहीं बढ़ा सकता क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद और अब प्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं है, तो अब इन्फ्लेशन आएगा। तो कीन्स सेड, अब आप पढ़ेंगे इसको, रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड विद द इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर इसके पार्ट्स करके याद करेंगे, बिल्कुल पार्ट्स करके याद करेंगे। रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड इज पार्ट 1। पार्ट 2, when start when और with the increase in money income। तो दो पार्ट एक साथ ज्वाइन करके बोलेंगे, रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड विद द इंक्रीज इन मनी इनकम। लास्ट पार्ट ऐड करेंगे इसमें अब, when beyond the level of full employment of factor of production। तो the real situation of inflation is created with the increase in money income beyond the level of employment, beyond the level of full employment of factors of production। आप मेरा वीडियो पॉज कर सकते हैं और ये डेफिनेशन को मेमोराइज कर सकते हैं। ये 1 मार्क के लिए मोस्ट आईएमपी आंसर है। अब हम अपने आगे वाले डेफिनेशन पे चलेंगे। पिगू सेज इन्फ्लेशन एग्जिस्ट, यानी इन्फ्लेशन वहां होता है व्हेन मनी इनकम इंक्रीजेस फास्टर देन अर्निंग एक्टिविटी। जब लोग जो कमा रहे हैं वो अर्निंग एक्टिविटी जो है, वो अर्निंग एक्टिविटी लोगों का जितना है उनका इनकम उससे ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, यानी मनी इनकम बढ़ रहा है जबकि रियल इनकम इतना बढ़ रहा नहीं है। वी हैव टू डू एनी टू, तो एपी लर्नर एंड जेएम किन्स आर एब्सोल्युटली फाइन, अब उनको लर्न कर लेंगे। कॉन्स्टेंट एंड स्टीडी इज एट द सेम स्पीड। इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। यस, इन्फ्लेशन आता है ना तो अच्छे बलों की कमर तोड़ जाता है, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं रहती। पास्ट में मैं क्या खरीद सकता था या अभी मैं क्या खरीद सकता हूँ उसमें रिलेशन नहीं रहता, मैं बहुत कम खरीद सकता हूँ अभी। कीन्स बिलीव दैट इन्फ्लेशन इज द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद जब इन्फ्लेशन आए तो उसे रियल इन्फ्लेशन कहते हैं। नाउ all of you, we are done with the definitions. Now let us proceed towards characteristics of inflation. Characteristics of inflation. From the definition of inflation, we can derive is obtained following characteristics of inflation. आपकी स्क्रीन पे अब characteristic आ चुके हैं। Let us start discussing. Number 1, during inflation, there occurs constant rise in price level. Yes. क्या होता है इन्फ्लेशन में? प्राइस राइज। यस। अच्छा, आज रेट बढ़ा फिर 10 साल के बाद रेट बढ़े तो चलेगा, उसको इन्फ्लेशन कहेंगे? नहीं 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 नहीं। इन्फ्लेशन तब होता है जब प्राइस कॉन्स्टेंटली बढ़े जा रहे हैं बिना रुके, तो इट इज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन देयर अकर्स कॉन्स्टेंट राइज इन प्राइस लेवल। नंबर 2, प्राइस रेट टेक प्लेस इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। एक का चीज का रेट बढ़े तो वो इन्फ्लेशन है? बिल्कुल नहीं, अभी मैंने समझाया था। इन्फ्लेशन तब होता है जब एक चीज का सिर्फ रेट बढ़े तो वो इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन तब है जब सब चीजों का रेट बढ़ रहा हो, तो इन्फ्लेशन अकर्स इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जब इन्फ्लेशन आता है तो थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। पैसे का वैल्यू कम होता जाता है। सर पैसे का वैल्यू कम होता जाता है का मतलब क्या है? हाँ, मतलब ये है, मैं इसको इस तरह से इलस्ट्रेट कर सकता हूँ। हर दादाजी से आप पूछेंगे तो दादाजी बताएंगे हमारे ज़माने में तो गोल्ड इतने का होता था, दाल हम इतने की लाते थे, चावल हम इतने की लाते थे। मैं बताऊँ, फिर पप्पा के ज़माने में पापा जब जाते होंगे तो उतने पैसों में शायद
आधा गोल्ड आता होगा या आधे से भी कम, और अभी दाल या चावल लेने जाएंगे तो शायद वो क्वांटिटी आधी हो चुकी होगी। अब आपके ज़माने में आएंगे जब और उतने ही पैसे लेने जाएंगे तो शायद गोल्ड मर्चेंट को कुछ बोलते हुए भी शर्म आएगी कि गोल्ड लेना है, क्योंकि उतना क्वांटिटी ऑफ गोल्ड तो मिलता भी नहीं होगा जितने में दादाजी 10 ग्राम गोल्ड लाए होंगे। ओके, से मैं अज्यूम कर रहा हूँ सपोज दादाजी गोल्ड 10 ग्राम 3 या 4 हज़ार रुपये में लिए हैं। अब आप 3 या 4 हज़ार रुपये लेके जाएं तो अभी के रेट के हिसाब से तो आपको 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा। वो कहते हुए भी शर्म आएगी कि 1 ग्राम गोल्ड दीजिए। तो पैसा अपनी वैल्यू खोए जाए उसे कहते हैं महंगाई। वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज परचेजिंग पावर ऑफ मनी, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। फोर्थ, राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। मतलब केन्स का डेफिनेशन में कराया था अभी अभी, फुल एम्प्लॉयमेंट जब तक नहीं आए। इसको थोड़ा लॉजिकली समझते हैं, फिर से समझते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। से अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आया है और कोई चीज़ के रेट बढ़े हैं, आई अश्योर यू स्टूडेंट्स, वो राइज इन प्राइस टेम्परवरी है। आई टेल यू व्हाई। समझो कोई चीज़ का डिमांड बढ़ा, उसका रेट बढ़ गया, लेकिन जब प्रोड्यूसर देखेंगे अरे यार इस चीज़ का तो रेट बढ़ गया है, चल ना इसका प्रोडक्शन करते हैं, तो ABCDE सब प्रोड्यूसर वो चीज़ बनाएंगे। अल्टीमेटली एक दिन आएगा जब उस चीज़ का सप्लाई फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि सबने बनाया वो चीज़, तो वापस सप्लाई बढ़ गया, डिमांड तो ऑलरेडी ज़्यादा ही था, वापस रेट डाउन आ जाएगा। तो प्राइस राइज परमानेंट तब होता है जब वो प्राइस राइज होने के बाद अब ये चीज़ का सप्लाई बढ़ सकता नहीं है, तो उसे कहते हैं परमानेंट प्राइस राइज। सो इट इज द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। मेरे साथ 4 पॉइंट्स को बाय हार्ट लर्न करेंगे। पहली 2 पॉइंट लिंक में है, जोड़ी हुई हैं, वो 2 पॉइंट को कर लेंगे। पहला कि यस, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन कॉन्टिन्यूस प्राइस राइज होता है, कांस्टेंट प्राइस राइज होता है, एक या 2 चीज़ों में नहीं, सारे सेक्टर्स में एक साथ प्राइस राइज होता है। प्राइस राइज अकर्स टुगेदर इन ऑल सेक्टर्स, सारी चीज़ों में एक साथ प्राइस राइज होता है और कांस्टेंट प्राइस राइज होता है। इट इज पॉइंट 1 एंड 2। पॉइंट नंबर 3, इन्फ्लेशन में पैसा अपनी वैल्यू खो देता है, वैल्यू ऑफ मनी गोज ऑन डिक्रीजिंग। एंड फाइनली 4th नंबर पॉइंट, इट अकर्स आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। एक बार अपने मन में इन पॉइंट्स को रिवाइज करें, आपको ज़रूरत लग रही हो तो मेरा क्लास को पॉज करें और एक बार ये पॉइंट्स रिवाइज करके ही आगे बढ़ेंगे। नाउ मैं कैरी ऑन कर रहा हूं। सम अदर पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड आर एज अंडर। ये अदर पॉइंट्स भी पेपर के लिए काम के हैं। 2 मार्क्स में अगर कैरेक्टरिस्टिक आते हैं तो ऊपर वाले 4 ही कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, लेकिन अब जो स्लाइड में आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू बी नोटेड है। उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है, ऑल ऑफ यू, जो फर्स्ट पॉइंट अभी मैं आपको करा रहा हूं वो लास्ट 2-3 साल के बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन? सप्रेस्ड, सर सप्रेस्ड क्या होता है? सप्रेस्ड इन्फ्लेशन बाद में समझते हैं, पहले सप्रेस्ड क्या होता है वो बताते हैं। सप्रेस्ड इज हिडन, छुपाया हुआ, न दिखाया हुआ किसी चीज को अगर हम अपने एफर्ट्स से छुपा रहे हैं, कम कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो उसे कहते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सर सप्रेस्ड वर्ड आप कैसे बता सकते हो? आप 2 फ्रेंड हैं, कहीं बाहर गए घूमने, अब आप ये बात घर पे नहीं बताना चाहते, इट इज़ अ सप्रेस्ड फैक्ट। ये छुपा हुआ फैक्ट है जिसको आप घर वालों को नहीं बताना चाहते, हो गया सप्रेस्ड। अब सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन जब कोई कंट्री में आता है तो वहां के लोगों को एक ऐसा फीलिंग आता है कि गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, गवर्नमेंट अपना कामकाज सही नहीं संभाल रही, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही कि हमारे यहाँ रेट्स क्यों बढ़े जा रहे हैं, महंगाई की मार में लोग जल रहे हैं, बट सरकार के घर से क्या जा रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स। तो जब गवर्नमेंट सब्सिडीज दे के, कोई लॉ बना के, कोई और रूल्स लगा के प्राइस राइज को कंट्रोल कर दे, एक्चुअली देयर इज प्राइस राइज बट गवर्नमेंट उसे होने नहीं दे रही है, इसे कहते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सो रीड इट, व्हेन गवर्नमेंट हैज केप्ट कंट्रोल ओवर एंड सप्रेसेस इंक्रीज इन प्राइस लेवल वाया रूल्स, लॉज एंड सब्सिडीज। आप इसको 1 लाइन आंसर के लिए ऐसा कर सकते हैं, व्हेन गवर्नमेंट, आई सेड व्हेन गवर्नमेंट हैज कंट्रोल्ड the prices via rules, laws, subsidy. When government has controlled prices via rules, subsidies or some other things, it is considered inflation. If there is even no price rise, it is called suppressed inflation. 1 line answer के लिए आप ऐसा याद कर लें, when government controls price rise
via rules, laws, subsidy, it is called suppressed inflation. Sir, can you illustrate this? Yes. पेट्रोल के प्राइस गवर्नमेंट जब चाहती है ना बढ़े तो कई बार वो पेट्रोल प्राइस को स्टॉप कर देती है बढ़ने से. इट इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन. सीमेंट सेक्टर, आयरन, स्टील कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कोई चीज़ों में अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजेस चलते हैं, गवर्नमेंट अनाउंस प्राइजेस चलते हैं, तो उनमें भी सरकार एक बार डिसाइड कर दे कि अब इसका रेट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, तो इट इज़ प्राइस एक्चुअली बढ़ना चाहिए बट बढ़ नहीं रहा है क्योंकि गवर्नमेंट उसको नहीं बढ़ने दे रही है. दिस इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन. इन एक्स्ट्रा पॉइंट्स में से वन लाइन आंसर के लिए ये फर्स्ट पॉइंट ही काम की थी. सेकंड थर्ड वील जस्ट रीड इट वंस. सेकंड, if in the economy for a shorter period if there is increase in price level तो उसे इन्फ्लेशन नहीं कहते. अब हम टेक्स्ट बुक वालों को बोलेंगे आप भले लिखिए, हमको हमारे सर ने ये बहुत पहले से समझा दिया था कि शॉर्ट टर्म के लिए रेट बढ़े तो वो इन्फ्लेशन नहीं है. एंड थर्ड, व्हेन सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर अनएम्प्लॉयड, अगर कुछ लोग आज भी बाजार में ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है, अ राइज इन प्राइस, जब रेट बढ़ेंगे इट विल बूस्ट इज एनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटी और वो लोग ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाएंगे और वो लोग प्रोडक्शन करेंगे. जब वो लोग प्रोडक्शन करेंगे तो प्राइस फिर से कम हो जाएगी. तो मैंने कहा था इन्फ्लेशन सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद ही आता है. Finally, therefore, the increase in price level in all sectors of economy only after full employment level is considered inflation, and it proves harmful to the economy. अभी तक के इस सेशन में आपने मेरे साथ डेफिनेशंस कर लिए हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन कर लिए हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद वन कैटेगरी ऑफ कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन एंड द रेस्ट कॉजेस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास. कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, आप इंट्रोडक्शन पैरा मेरे साथ पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा हम किस तरह से आज इसको कवर करेंगे. Inflation means constant increase in price of goods and services in all sectors of economy. जब देश के हर एक सेक्टर में एक साथ रेट बढ़ रहे हों तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं. The two major factors that affect the price of goods are demand and supply. कोई भी चीज़ की डिमांड एंड सप्लाई सबसे बड़े रीज़न होते हैं जो इन्फ्लेशन अक्कर करने में सबसे मेन रीज़न गिने जाते हैं. Based on these two aspects, we can say that inflation is affected by two major factors. Increase in demand and increase in production cost. So all of you, अब हम एक काम कर रहे हैं, आप मुझे बहुत ध्यान से सुनेंगे. मैं डिमांड वाले कॉजेस, जो इन्फ्लेशन का सबसे पहला कॉज है, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन आता है, या कैटेगरी 2 के कॉजेज हैं जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है यानी सप्लाई करना महंगा पड़ता है. अगर हम वो चीज़ सप्लाई करना चाहते हैं तो हमको वो महंगी पड़ रही है तो हम महंगी चीज़ दे रहे हैं. ये इन्फ्लेशन के मेन कॉजेज गिने जाते हैं. तो हम वो हमारे कल वाले सेशन में करेंगे जिसमें इंक्लूडिंग ग्राफ हम उसका एक एक्सप्लेनेशन लेंगे. आज अभी हम इन्फ्लेशन के अदर कॉजेज जो हमारे इस आंसर का लास्ट पार्ट है उस पर आ जाते हैं और उनको कवर करके अपना इस आंसर को वहां स्टॉप करते हैं. अदर रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन. सेवरल अदर फैक्टर्स कैन अफेक्ट द इन्फ्लेशन. मैं सीधा रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, आप स्लाइड में देखें फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. सेवरल अदर फैक्टर्स कैन अफेक्ट द इन्फ्लेशन. सम फैक्टर may look minor, थोड़े थोड़े छोटे छोटे फैक्टर हो सकते हैं, एंड may also affect for short term, but still such factor can shoot price rise. सर इसका मतलब क्या है? डिमांड और सप्लाई इन्फ्लेशन के सबसे मेन रीजन है, उनके आगे कोई भी और रीजन खड़ा नहीं होने वाला. बट कुछ और रीजंस भी हैं जो टेम्पररीली कुछ समय तक हमको प्राइस का राइज दिखा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ इंडस्ट्री दैट आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन इम्पोर्ट. सर ऐसे कौन से इंडस्ट्री होते हैं जो फॉरेन इम्पोर्ट पे डिपेंड करते हैं? देर आर इंडस्ट्री विच गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेन. से लाइक कोई एक इंडस्ट्री है जो प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग्स बना रही है, तो प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग्स बनाने के लिए उनको जो प्लास्टिक के रॉ मटेरियल के बॉल्स चाहिए, प्लास्टिक बॉल्स, दोज आर इम्पोर्टेड. अब वही इंपोर्टेड चीज़ महंगा आ रहा है तो अब वो अपनी चीज़ सस्ती कैसे बना सकते हैं? इंक्रीज इन इम्पोर्ट टैक्सेस और एक्सीडेंटल शॉर्टेज ऑफ सम आइटम्स कैन लीड टू प्राइस राइज. Some important minor factors that may cause inflation are discussed below. हम एक एक करके एक एक पॉइंट कवर कर रहे हैं and we'll see it in detail. आपकी स्क्रीन पे अब आप ये अलग अलग पॉइंट्स देख सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट, टैक्सेशन पॉलिसी. से गवर्नमेंट अगर जो टैक्स चार्ज करती है, आपको बता दें मैं टैक्स का एक थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ. एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स जो होता है इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स, वो इंडिविजुअल अपनी इनकम पे कमाई पे बढ़ता है. एक टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ जीएसटी.
या इंपोर्ट ड्यूटी या फिर उससे जैसे जुड़े हुए दूसरे और टैक्सेस जो हम कोई चीज़ों पे भरते हैं, गुड्स पे भरते हैं। तो वो जो टैक्स होते हैं उनकी वजह से कोई भी प्रोडक्शन होने वाली चीज़ का कॉस्ट बढ़ता है। सपोज एक एक्टिवा बनाने वाली कंपनी ने एक्टिवा बनाया है 42,000 का, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर 30% टैक्स चार्ज किया हुआ है। तो 42,000 का एक्टिवा 30% वैल्यू ऐड हो जाने के बाद, लाइक 12,600 ऐड हो जाने के बाद, विच इज 30% ऑफ 42,000, वो 54,600 का हो जाता है। तो दैट एक्साइज ड्यूटी GST इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट अगर अपनी टैक्सेशन पॉलिसी में कुछ ऐसे चेंजेस लाती है जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ विच वो चीज़ का टैक्स का रेट ज़्यादा हो जाता है, वो चीज़ पे टैक्स का रेट बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी वजह से वो चीज़ महंगा हो सकता है। सो लेट अस रेफर टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कॉजेज इन्फ्लेशन। हाई इंक्रीज इन टैक्स रेट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वुड लीड्स टू राइज इन इन्फ्लेशन। आप बोल्ड किया हुआ लाइन को ही याद रखिए तो वही आंसर है। हाई इंक्रीज इन टैक्स रेट इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट वुड लीड्स टू इन्फ्लेशन। सेकंड नंबर पॉइंट, टैक्सेशन पॉलिसी खत्म करने के बाद सेकंड लिखा है इंक्रीज इन इंपोर्ट प्राइस। हमारे यहाँ जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं फॉरेन से, अब वो गुड्स अगर फॉरेन से ही महंगे आ रहे हैं, इफ द फॉरेनर इंक्रीज द रेट ऑफ दोज गुड्स, दैट इज आवर परचेज प्राइस ऑफ दोज गुड्स गोज हाई। सो वी आर गेटिंग आवर रॉ मटीरियल एट द कॉस्टलीस्ट रेट। हमें हमारा रॉ मटीरियल ही कॉस्टली मिल रहा है, सो वॉट एवर विल बी प्रोड्यूसिंग वो महंगा बनेगा। अच्छा रुको, सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स का प्राइस फॉरेनर्स की वजह से भी नहीं बढ़ता है। कई बार द रेट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। अगर डॉलर का रेट कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है कि हमारे यहाँ वो चीज़ अब महंगे पड़ते हैं, लाइक $1 वॉज ऑफ 60, $100 की चीज़ 6,000 की पड़ रही थी, नाउ अ डॉलर इज ऑफ 70, तो $100 की चीज़ 7,000 की पड़ रही है। सो बिकॉज ऑफ दिस इंपोर्टेड गुड्स की वजह से भी हमको कई बार हमारी चीज़ महंगी बनती है, तो दिस लीड्स टू इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन इंपोर्ट प्राइस। इंडिया इंपोर्ट 70% ऑफ इट्स टोटल रिक्वायर्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इंडिया अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से 70% प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाता है। When the price of crude oil rises in international market, it will lead to rise in price of petrol and diesel. Petrol diesel महंगा हो जाएगा. Then this increase in price of several other products also there is increase in price. Like petrol diesel महंगा हो जाएगा तो कोई भी चीज़ सस्ती नहीं रह सकती. Everything will become costlier. So now you are done with 2 points. Other reasons में से एक point हुआ है taxation policy. Second is increase in import price. Third reason in other reasons is scarcity. Scarcity of raw material. Scarcity यानी shortage होता है. जब कोई चीज़ का shortage होता है तो उसका रेट बढ़ जाता है. Scarcity of raw material, electricity or any other resource needed for production leads to increase in price level of goods and services. जब हम कोई चीज़ बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं या जो हम कोई और टूल्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं, अब वो हमें कॉस्टली मिल रहे हैं, वो शॉर्ट सप्लाई में हैं, दोज रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल. सो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ दोज रिसोर्सेज दे हैज बिकम कॉस्टली एंड कॉस्टली हो जाने की वजह से हमको इन्फ्लेशन सहन करना पड़ता है. इफ स्कैरसिटी प्रिवेल्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो ड्यूरिंग प्रोडक्शन और इट्स एक्सटेंसिव इन नेचर, इट कैन कॉज इन्फ्लेशन. जब शॉर्टेज होता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है. सो ऑल ऑफ यू, अब हम अदर रीजंस फिनिश कर चुके हैं. अदर रीजंस 3 थे, वो भी हमारे कवर हो गए हैं. मैं आज के लेक्चर को एक बार सम अप कर देता हूँ. आपकी स्क्रीन पे अब आप इन्फ्लेशन का डेफिनेशन देख सकते हैं, उसके साथ वहाँ कॉजेज भी लिखे हुए हैं, उसको मैंने ब्रीफ कर दिया है. इन्फ्लेशन, it is situation of excess demand over supply of goods is called inflation. Then Keynes says inflation is a situation in which money income rises or money income increases beyond the level of full employment of factors of production. Characteristic में हमने किया था inflation is a constant price rise. Inflation का अंदर सारे sectors में price rise होता है. Inflation में value of money down जाता है. Along with that there is inflation occurring after full employment level of factors of production. Finally, हमने आज मेन 2 कैटेगरी के कॉजेज को छोड़ के सीधे अदर कॉजेज पे कवर किया. द अदर कैटेगरी कॉजेज आर, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, टैक्सेशन पॉलिसी. टैक्सेशन पॉलिसी मतलब
कि गवर्नमेंट जब टैक्स बढ़ाए तो चीज़ महंगा हो जाता है। इंपोर्ट प्राइस, जब हम कोई इंपोर्टेड गुड्स मंगाते हैं तो उसका प्राइस राइज की वजह से भी हमारे यहाँ चीज़ें महंगी हो जाती हैं। एंड स्कैर्सिटी यानी शॉर्टेज, उसकी वजह से भी कई बार चीज़ें महंगी हो जाती हैं। कल के क्लास में हम इस आंसर का रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे और उसके साथ हमारा कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू, सी यू ऑल।